तो यार तुम सबकी डिमांड के मुताबिक ले आयो 40 मिनट की वीडियो हाजिम नो ईपो की। याद रखो इस वीडियो को बनाने के लिए कई सारी एपिसोड को कवर अप करके एक्सप्लेन किया गया है और मैं यकीन दिलवाता हूँ सिर्फ आखिर तक देखने से ही तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर तुम लोग नेक्स्ट वीडियो भी 40 मिनट की चाहते हो तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो मेरे भाई लोगों। और अगर तुम लोग अगली एपिसोड 1 घंटे की चाहते हो तो बस सिंपली आपने ये करना है कि मैं ओनिमुशा नाम की न्यू सीरीज की शुरुआत करने को जा रहा हूँ, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मियामोटो मुसाशी है। जिन्होंने बाकी देख रखी है वो मियामोटो मुसाशी से तो वाकिफ ही होंगे। खैर यार बस उस सीरीज पे सपोर्ट दिखाइएगा तो मैं हाजिमे नो ईपो की अगली वीडियो घंटे वाली लाऊंगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ईपो माकानाउची अपने दिल पे पत्थर रखते हुए अपने आंसू को काबू करते हुए सख्त से सख्त डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। ईपो अब ना चाहते हुए भी बॉक्सिंग को छोड़ने के लिए तैयार होता है और वो डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी मदर का ख्याल रखना है और वो एक साथ बिजनेस और ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो हाँ यार इन द एंड ऑफ डे उसे किसी एक चीज को चुनना होगा। ईपो जू सोचता ही है कि मैं बॉक्सिंग को छोड़ दूंगा, उसके मन में एक दर्द सा होता है और उसके आंखों के सामने वो सारे के सारे पल याद आने लगते हैं कि कैसे ईपो माकानाउची ने इतनी मेहनत करके सब कुछ बॉक्सिंग की दुनिया में हासिल किया। यहाँ तक वो दाते को भी हराने के काफी ज्यादा करीब है। अगर वो जीत गया तो वो चैंपियन भी खिला सकता है। मगर ईपो अपने जज्बात पे काबू रखते हुए अपने आप को यही कहता है कि मैं इतना दूर तक आया और मैं क्या चाहता हूँ ये काफी है। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी माँ है क्योंकि उसने अपना पेट काट के मुझे बचपन में पाला और वो भी गरीबी में पाला। लेकिन हाँ ईपो को ये भी याद आता है कि उसने ताकामुरा से रिक्वेस्ट की होती है कि वो बॉक्सर बनना चाहता है। वो जानना चाहता है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है। ईपो सोचता है मैंने बॉक्सिंग को शुरू की थी ताकि मुझे मेरा जवाब मिल जाए कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है। और फिर अचानक से ईपो के दिमाग में दाते का ख्याल आता है। ईपो सोचने लगता है चाहे ये बात किसी को पता हो या ना हो ये सब दाते को ही मालूम होगी और अगर मैं दाते से जीत जाऊं तो मुझे ये जवाब मिल जाएगा। तो ईपो डिसाइड करता है कि चलो थोड़ा सा इंतजार करते हैं और फिलहाल बॉक्सिंग को क्विट नहीं करते। ये सोच के ईपो अपनी मदर को विजिट करने हॉस्पिटल जाता ही है कि तभी कड़वी सच्चाई उसकी आंखों के सामने खुल जाती है। ईपो की मदर जल्दी से हॉस्पिटल को छोड़ के घर जाने का सोच रही होती है जबकि डॉक्टर्स ने मना किया होता है। ईपो अपने मन में कहता है मैं फिर से पहले जैसी गलती करने को जा रहा हूँ, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मेरी मदर मेरे लिए फिक्रमंद हो रही है कि मैं बिजनेस और ट्रेनिंग को लेके एक साथ नहीं आगे बढ़ सकता, जिस वजह से मेरी माँ जल्द से जल्द वापस बिजनेस को लौट के जा रही है। पर अगर उसने ऐसा किया तो वो दोबारा से काम का बोझ अपने सर पे लेके दोबारा से बेहोश हो जाएगी। आखिर मेरे उसके बेटे होने का क्या फायदा। तो ईपो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए आज पहली बार अपनी मदर से झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं बॉक्सिंग की दुनिया में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ कि शायद से मेरा बॉक्सिंग खेलना ही अब ठीक नहीं है। अब बॉक्सिंग खेलने का भी क्या ही फायदा, लोग मेरा सामना करने से डरते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी फिलहाल मैं बॉक्सिंग छोड़ आऊं। तो आप जरा भी फिक्र मत कीजिएगा, मैं बिजनेस को भी संभाल सकता हूँ। ये कहते हुए ईपो अपनी मदर को हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए कहता है। अब रात के वक्त ईपो अपनी मदर के बिजनेस को संभाल होता है। उसे फूजी की तरफ से एक लेटर भी मिलता है जिसमें फूजी ने ईपो से कहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किलात आ रही है, लेकिन एक बॉक्सर के फैन होने के नाते मैं तुम जैसे टैलेंट को यूं जाया होते हुए देख नहीं सकता। मैं तुम्हें जल्द से जल्द बॉक्सिंग की दुनिया में देखना चाहूंगा। मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। हालात का यूं ही सामना करो जैसे कि बॉक्सिंग रिंग में तुम अपने अपोनेंट्स का सामना करते हो। हम ट्रेनिंग कैंप में देखते हैं जहाँ पे बॉयज ईपो की वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और ऊपर से वो बीच को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते क्योंकि काफी सख्त तूफान होता है। वो सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सारी सी बात है ईपो पे काफी सख्त हालात चल रहे हैं। तो ये कुदरत भी नहीं चाहती कि हम एज अ फ्रेंड होने के नाते हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं। तो उसी सी में ईपो को उमेजावा विजिट करने आता है। ये वही लड़का है जो कि ईपो को शुरू में बुली करता था, मगर अब ये ईपो का बहुत बड़ा फैन है। वो ईपो से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में अफवाह सुनी है कि तुम बॉक्सिंग को क्विट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे हालात काफी सख्त है। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा बिजनेस को लेके, इस तरह से तुम अच्छी खासी ट्रेनिंग भी कर सकते हो। वो ईपो को दिलासा देते हुए यही कहता है कि अभी बॉक्सिंग की दुनिया को क्विट मत करो, उसको तुम्हारी जरूरत है। तो ईपो कहता है मैंने तो सुना था कि तुम ग्रेजुएट होके वर्क फोर्स में काम करते हो, तुम्हारा क्या। इसके आगे वो कहता है मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने ड्रीम्स को
अप्रोच करूं। मैं भी तुम्हारी तरह अब सिर्फ अपने सपने के लिए जीता हूं। ये कहते हुए वो ईपो को अपने स्केचेस दिखाता है। यार वाकई में ईपो उसकी ड्राइंग देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। ओमेजावा का ड्रीम होता है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट बने। वो ईपो को बताता है कि तुम मेरे हीरो और मैं तुम्हारे बारे में मांगा लिख रहा हूँ कि तुम कैसे एक कमजोर से बॉक्सिंग बने, लोग तुम्हें बुली किया करते थे। ओमेजावा ईपो को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बॉक्सिंग को क्विट करने से रोकने आया हूँ। दूसरे सीन में ओमेजावा जो ईपो की मदद करने के लिए कुछ बॉक्सेस को उठाता है तो वो उन्हें काफी ज्यादा भारी पाता है। और जब वो ईपो को देखता है तो उसने एक वक्त में 6-6 साथ उठाए होते हैं। ये देख के ओमेजावा को तब कहीं जाके समझ में आता है कि हाँ यार, तो अच्छा ये बात थी कि शुरू में ईपो बिना ट्रेनिंग के आखिर इतना स्ट्रॉन्ग पंच इसलिए मार सकता था क्योंकि ईपो माकानोची बचपन से इन हैवी डब्बों को उठाता आ रहा है और शिपिंग के दौरान वेव काफी ज्यादा तेज होती है, जिस वजह से बोट पे बैलेंस बरकरार रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो अच्छा ईपो ने बैलेंस यहाँ से सीखा है। दिन गुजरते जा रहे होते हैं। ओमेजावा का तीसरा दिन होता है आज ईपो की मदद करते हुए और तीसरे दिन से ही ओमेजावा की हालत यहाँ पे पतली होती चली जा रही होती है। ये देख के ईपो माकानोची सोचने लगता है ओमेजावा वाकई में मेरे लिए काफी ज्यादा टाइम बाय कर रहा है, अगर इस तरह तो चलता रहा मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। ऐसा तो सिर्फ ईपो ने सोचा था। काम की वजह से ओमेजावा की तबीयत खराब होती चली जा रही होती है। जिस टूटे हुए अंदाज से ओमेजावा घर वापस लौट के जा रहा होता है, ईपो समझ जाता है कि ये शायद से कल वापस नहीं आएगा। ओमेजावा जब गली के कोने तक पहुंचता है तो वो ईपो के बारे में सोचने लगता है। ईपो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी और अपनी पीठ फेरना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर इस तरह तो चलता रहा मैं तो मर जाऊंगा। ओमेजावा जब गली के कोने से जागता है तो वो आधी रात को ईपो को शैडो बॉक्सिंग करते हुए देखता है क्योंकि बस ईपो के पास गिना चुना यही ट्रेनिंग का वक्त होता है। ईपो इसको काम में ला रहा होता है। ईपो माकानोची को यूं इतना हार्ड वर्क करता देख के ओमेजावा को एक बार फिर से अपने ऊपर पछतावा होने लगता है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सब बहाने बनाता हूँ। असल में मैंने जॉब भी इसलिए ही छोड़ी है क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कि मेरा बॉस मुझ पे बार बार हुक्म चलाता था। ईपो तुम मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर हो, तुम यहाँ तक इतनी टफ सिचुएशन को भी कैसे ना कैसे करके संभालने की कोशिश कर रहे हो। सुबह सवेरे ईपो काफी सुस्ती से उठता है क्योंकि उसे मालूम होता है आज उसने पूरा दिन अकेले काम करना है कि तभी उसे यकीन नहीं आता कि वो अपने सामने ओमेजावा को पाता है जिसने आधा काम सुबह का कर भी लिया होता है। ओमेजावा यहाँ पे ईपो से कहता है तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, आधे से ज्यादा काम तो मुझे अकेले करना पड़ा। ईपो जब मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो ओमेजावा इनकार करते हुए कहता है मजाक था, तुम ऐसा करो जाके रोड वर्क करो। याद रखो ईपो, अगर तुमने बॉक्सिंग खेलना ही छोड़ दी तो आखिर मैं किसके बारे में स्टोरी लिखूंगा अपनी मांगा में। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं ताकामुरा की गैंग और चीफ जो वापस जिम लौट के जाते हैं तो उनका ध्यान सबसे पहले ईपो माकानोची पे पड़ता है। ईपो को जिम में देख के वो सबसे पहले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। ताकामुरा ईपो के मुंह पे उसके बॉक्सिंग ग्लव मारते हुए कहता है मैं तो तब मानूंगा जब तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे। हम देख पाते हैं ईपो जूजू ताकामुरा के खिलाफ लड़ रहा होता है। ताकामुरा इस बार पहले से भी काफी ज्यादा आसानी से ईपो पे बाड़ी पड़ रहा होता है। ताकामुरा सा काफी गुस्से से कहता है कितने वक्त से ना ट्रेनिंग करने की वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा पैटर्न बिगड़ा हुआ है। फिर इसके बाद ताकामुरा बिल्कुल बेरहमी से ईपो के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का पंच बरसाता चला जाता है। मेरे भाई लोगों, यामादा फिक्रमंदी से बोलता है कि ऐसा मत कीजिएगा ताकामुरा, लेकिन उल्टा यहाँ पे किमुरा यामादा को रोकते हुए कहता है कि नहीं, ये ताकामुरा का वेलकम होम वाला स्टाइल है। ईपो इस दर्द को सहते हुए अपने मन में एक मुस्कुराहट के साथ कहता है तुम्हारा शुक्रिया ताकामुरा, सारे बंदों में से सभी लोगों से पहले तुमने ही मुझे वेलकम किया क्योंकि तुम ही मुझे इस बॉक्सिंग की दुनिया में लाए थे। तुमने आज मुझे मारते हुए हद पार कर दिया है। ये प्रूव करता है कि तुम मुझे अभी भी बॉक्सर की नजर से देखते हो। पर ना के सिर्फ इतना, ताकामुरा यहाँ पे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मार के ईपो को नॉकडाउन कर देता है। नॉकडाउन होने के बाद ईपो यहाँ पे रोने लगता है और वो यहाँ पे सबका शुक्रिया अदा करता है। इससे मालूम पड़ता है कि ईपो आखिर बॉक्सिंग से कितना ज्यादा प्यार करता है। चीफ भी ये सब कुछ थोड़ी दूरी से देख के मुस्कुराने लगता है। ईपो यूं ही रोते हुए कहता है कि मैं वाकई में घर वापस लौट के आ गया। इसके कुछ देर बाद चीफ और ईपो अपने टाइट स्केजुअल को कंटिन्यू करते हैं। तभी चीफ यहाँ पे कहता है कि ईपो के पंचेस तो वीक नहीं हुए, लेकिन हाँ उसका पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ गया। जाहिर सी बात है, ये बॉक्सिंग की दुनिया है, अगर तुम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन भी अपनी स्पारिंग प्रैक्टिस को छोड़ दो
तो तुम्हारी स्पारिंग मैच की समझदारी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। जबकि ईपो ने बिजनेस की वजह से काफी वक्त से स्पारिंग तो की ही नहीं और ईपो का मुकाबला जल्दी एक साइकी नाम के बॉक्सर से भी हो सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ये कहते हुए चीफ की बॉडी की राइट साइड पे अचानक से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहता है कि ईपो ने मुझे बार बार राइट ब्लोज मारे हैं। इन्हीं पावरफुल पंचेस के बारे में चीफ ईपो को बुला के जब पूछता है तो ईपो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं जैबिंग्स के दौरान अपनी बॉडी को क्लॉकवाइज मूव करता हूँ। इतने वक्त में भी ईपो ने कुछ ना कुछ बैकअप प्लान रखा होता है। चीफ इससे काफी ज्यादा खुश होता है। चीफ ईपो को साफ साफ बता देता है हम तुम्हारे पंचेस को और भी काफी ज्यादा शार्प और तेज करने को जाएंगे। ईपो माकानोची तैयार रहो, तुम जरूर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। याद रखो ईपो माकानोची, तुम्हारा मुकाबला द स्पीड स्टार सायकी से है जो कि फेदरवेट क्लास में सबसे ज्यादा स्पीड उसी की है। दूसरे सीन में हम उसी स्पीड स्टार सायकी को देखते हैं जो कि दाते के खिलाफ स्पारिंग कर रहा होता है। फूजी स्पेशली स्पारिंग प्रैक्टिस को अपनी आंखों से देखने आया होता है। ओकिटा यहाँ पे बोलता है ये सायकी नाम का बॉक्सर वाकई में काफी ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक इतना फास्ट है कि अब तक तो दाते को भी इससे लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। हमारे मुताबिक जल्दी स्पीड सायकी का मुकाबला ईपो माकानोची से होगा। हम देख पाते हैं दाते लगातार सायकी पे हमले करने की कोशिश में होता है। यहाँ तक मौका मिलते सारे दाते सायकी के एक हमले को डिफ्लेक्ट करते हुए बस अपना पंच मारने को ही जा रहा होता है, लेकिन सायकी अपनी स्पीड पे रिलाई करते हुए यहाँ तक दाते के उस हमले को भी डॉज कर लेता है। यहाँ तक इसी बीच में बेल बज जाती है और इनका स्पारिंग मैच यहाँ पे खत्म होता है। दोनों के दोनों को एक दूसरे का एक पंच भी अभी तक नहीं लगा होता। स्पारिंग मैच से फारिग हो जाने के बाद दाते अपने मन में सोचता है यहाँ तक तुम इसे कैसे हराओगे ईपो। दूसरे सी में ईपो माकानोची किमुरा से पूछता है कि तुम एक लॉन्ग रेंज बॉक्सर हो तो तुम्हें किससे लड़ते हुए काफी ज्यादा दिक्कत आती है। किमुरा समझ जाता है कि ईपो सायकी को हराने के लिए ये सब कुछ पूछ रहा है। किमुरा इसके जवाब में बताता है कि लॉन्ग रेंज बॉक्सर को सबसे ज्यादा लड़ते हुए उस वक्त मुश्किल आती है जब उसके सामने वाले अपोनेंट का फुटवर्क काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये कहते हुए किमुरा म्यूजिक लगा के अपने फुटवर्क की प्रैक्टिस करने लगता है तो साथ में ईपो माकानोची भी उसे ज्वाइन करता है। हम एक बार फिर से दूसरे सीन में स्पीड स्टार सायकी को देखते हैं जो कि ईपो से लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। बस एक हफ्ता ही रह गया होता है टूर्नामेंट को शुरू होने में। हम ईपो को देखते हैं जो कि अपने फुटवर्क पे लगातार काम करता जा रहा होता है। ये देख के किमुरा और आओकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ईपो का फुटवर्क आखिर इतने शॉर्ट वर्क में कितना ज्यादा बेटर हो चुका है। किमुरा ईपो से सवाल पूछता है तुम्हारी स्पीड पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, पर एक बात तो बताओ क्या इतनी तेज स्पीड में होने के बावजूद भी तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग पंचेस को डिलीवर कर सकते हो। जिस पर ईपो कहने लगता है नहीं, मैं अभी फिलहाल इतना बेटर नहीं हुआ, मगर स्पीड पे रिलाई करते हुए मैं सब सायकी के करीब जाने की कोशिश करूंगा और जब मैं उसके करीब आ जाऊंगा तो तब तो मैं सब अपने स्ट्रॉन्ग पंचेस पे ही रिलाई करूंगा। आगे से यामादा भी काफी खुशी से कहता है ईपो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये कहते हुए यामादा काफी गुस्से वाले चेहरे से ईपो को घूरने लगता है। ईपो नोटिस करता है कि जिस तरीके से ये मुझे घूर रहा है मैं अपनी रिदम को बरकरार ही नहीं रख पा रहा, लेकिन ये उसके कहने की देर होती है। ईपो के दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आता है। तो उसी सी में उमेजावा के कहने पे ईपो अपनी मदर को फ्लावर्स देता है उसके रिकवर होने की खुशी में। तो बदले में उसकी अम्मी भी उसे एक खूबसूरत सी ट्रंक्स देती है जो कि उसकी अम्मी ने अपने हाथों से बनाई होती है। और जहाँ तक डिजाइनिंग की बात है वो उमेजावा ने अपने हाथों से की होती है। यहाँ तक ईपो ये भी नोटिस करता है कि इनके बिजनेस का नाम भी इस ट्रंक्स पे लिखा हुआ है। उमेजावा यहाँ तक उसे काफी खूबसूरत तरीके से बॉक्सिंग शू भी रिकमेंड करता है। ईपो बॉक्सिंग शूज को देख के हैरान होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहीं पे ईपो प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अगले मैच को जीतने के लिए। दूसरी सी में टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करने से पहले वेट लिमिट टेस्ट चल रहा होता है। वहीं पे ईपो माकानोची की मुलाकात वहां पे सायकी से होती है। सायकी ईपो के हाथों को देखते हुए कहता है इन हाथों के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। ये कहते हुए वो ईपो के हाथों को दबोचता है और उससे बोलता है कि मैं इन हाथों की पूरी ताकत को जानना चाहूंगा, अपने सबसे बेहतर पंच को भी मेरे खिलाफ जरूर आजमाना। ये कहते हुए सायकी यहाँ से चला जाता है। पीछे ईपो सोचने लगता है अपने बेहतर से बेहतर पंच को आजमाना, हाँ तो क्या इसका मतलब है कि वो मेरे हर एक पंच को
डॉज कर लेगा। क्या उसे अपनी स्पीड की काबिलियत पे इतना ज्यादा भरोसा है? अब कहानी अगले दिन पे टूर्नामेंट पे जाती है जहाँ पे ईपो पूरे तरीके से तैयार होता है लड़ने के लिए। ईपो के जूजू मैच की शुरुआत होने को जा रही होती है। ईपो उमेजावा से बोलता है, मुझे देखते जाओ, इंशाल्लाह मैं जीत के आऊंगा। जाते जाते चीफ भी उमेजावा से बोलता है, तो यह है तुम्हारा नाम। तुम्हें देख के ईपो में काफी ज्यादा जुनून और जज्बा दौड़ने लगा। कहानी रिंग की ओर जाती है जहाँ पे ईपो और सायकी दोनों की दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। हम देख पाते हैं आधा स्टेडियम ईपो के लिए चेयरिंग कर रहा होता है और आधा सायकी के लिए चेयरिंग कर रहा होता है। यामादा भी कहने लगता है, वाह ईपो तो काफी ज्यादा मशहूर है। तो ताकामुरा भी आगे से कहता है, वो इसलिए क्योंकि दरअसल ईपो ने अपने हर एक हारे हुए मैच को एनी मौके पे जीत में बदल डालता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग ईपो की मेहनत के दीवाने हैं, ईपो की हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। ना कि सिर्फ इतना बल्कि यहाँ तक वो ईपो को अपनी इंस्पिरेशन भी मानते हैं। ताकामुरा को यहाँ पे दाते भी ज्वाइन करता है और वह इस मैच को अपनी आंखों से देखने आया होता है। ताकामुरा पूछता है कि तुम भी तो इनकी ही क्लासेस में आते हो, तो बताओ दोनों में से कौन जीतेगा और तुमसे आके लड़ेगा। दाते यहाँ पे कहने लगता है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा किसी एक को चुनना, क्योंकि ये दोनों फाइटर्स अपनी काबिलियत की वजह से हमेशा टॉप पे रहे हैं। तो बैटल तो तभी खत्म होगा जब दोनों में से कोई एक मिस्टेक करेगा। बिला आखिर दोनों में से कोई भी जीते, मैं तो इस फाइट को पूरा एंजॉय करूंगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पंच वर्सेस द फास्टर वन। यकीनन ये मैच काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। चीफ भी ईपो को बताने लगता है, तुम आज तक जहाँ पे भी पंच मारना चाहते हो वहां पे तुम कामयाब होते हो, मगर याद रखो इस बार तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी सी भी आगे पीछे हुई तो वो अपनी स्पीड पे रिलाई करते हुए तुम्हें सैंड बैग में बदल डालेगा। सायकी ईपो के चेहरे पे एकदम काफी ज्यादा सीरियस लुक पाता है। सायकी सोचने लगता है, जब मैं से रिंग के बाहर मिला था ये कितना नाइस पर्सन लग रहा था, पर अब तो जैसे कि ये बदमाश लग रहा है। ईपो माकानाउची, वाकई में तुमसे लड़ते वक्त काफी ज्यादा मजा आने वाला है। देखते ही देखते बेल बजती है और इनके बीच में यहाँ पे मैच की शुरुआत होती है, जहाँ पे ईपो अपने पीकाबू स्टाइल में जाते हुए पूरे फोकस से उससे एक ही जगह पे खड़े होकर घूर रहा होता है, जहाँ पे सायकी ईपो के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है एक अच्छे मौके की और एक ओपनिंग की तलाश में होता है। यहाँ तक सायकी भी ईपो के डिफेंस को देख के समझ जाता है कि ईपो को पंच मारना इतना आसान नहीं होगा। ईपो उसे अपनी कातिलाना निगाह से घूर रहा होता है ताकि वो उसे नर्वस कर सके। ये चीज इसने यामादा से सीखी होती है। ईपो कोशिश में होता है कि सायकी नर्वस होके मिस्टेक कर ले और यहाँ तक सायकी नर्वस हो रहा भी होता है क्योंकि ईपो के डिफेंस में जर्रा भी कमी नहीं है और ईपो इस तरह से उसे घूर है जैसे कि वो उसे एक लम्हे में हरा सकता है। और यहाँ तक ईपो को भी मालूम होता है कि फेदरवेट क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे पंचेस से ना डरता हो। चीफ भी ये देख के कहने लगता है, वाह ईपो ने ये कहां से सीखा। अब ऊपर से ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है, घूरना बंद करो एक दूसरे पे। सायकी की पसीने छूटने लगते हैं। वो कह रहा होता है, अगर मैं पागलों की तरह बढ़ा तो शायद से ईपो का एक पंच भी मेरा काम तमाम करने के लिए काफी है। लेकिन सायकी ईपो के डिफेंस को वीक करने के लिए ये करता है कि वो अपनी पोस्ट को गिरा देता है। ये प्रूफ करता है कि तुम मुझे आके मार सकते हो। यही वजह के कारण ईपो का फोकस यहाँ पे टूटता है और ईपो ही सबसे पहले अपने पंचेस को बरसाना शुरू करता है। अब इसी से तो सायकी का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। अब वो भी लड़ने की स्टेट में आ जाता है। सायकी के खिलाफ एक एक पंच को बरसार होता है। सायकी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एक एक को डॉज कर रहा होता है। अब सायकी उसके एक पंच को कामयाब नहीं होता डॉज करने में तो वो ब्लॉक कर लेता है। सायकी ने चाहे जरूर उसके हमले को डॉज कर लिया होता है। सायकी नोटिस करता है कि उसके हाथ कांपने लगे हैं सब उसके एक पंच से ही। लेकिन मसला तो ये होता है कि सायकी ने तो सिर्फ अभी शुरुआत ली होती है। सायकी उसे फिर अपनी स्पीड का नमूना दिखाता है। वो नजर चपकते ईपो के पीछे होता है। ईपो भी फौरन से पीछे मुड़ते हुए उसके खिलाफ अपने पंचेस को बरसाता है। तो सायकी ना तो सिर्फ उन्हें डॉज करता बल्कि अपने स्पीड वाले एक दो पंचेस ईपो के मुंह पे भी दे मारता है। ईपो अपने बैलेंस को बरकरार रखते हुए तुरंत से उस पे भी टूट पड़ता है अपने स्पीड वाले पंचेस से, जिस वजह से सायकी को भी एक दो कदम पीछे लेने पड़ते हैं। सायकी वाकई में ईपो की अपने मन में दाद दे रहा होता है और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो ताकामुरा कहता है, जरा देखो तो सही, ईपो उसे अपने हाथों से तो नहीं पकड़ सकता, जिस वजह से ईपो उसे अपने हैवी पंचेस के दम पे कोने में ले आया। सायकी अपने मन में कहता है, वाह तुम मुझे कोने में ले आए, यहाँ पे मेरे पास कुछ ज्यादा चारा भी नहीं था, मुझे तुम्हारे पंचेस को डॉज करने के लिए ज्यादा पीछे हटना पड़ता है। ईपो तुरंत से उस पे टूट के दोबारा से अपने पंचेस को बरसाता है। सायकी कोने में होने के बावजूद भी अपने अपर बॉडी को मूव करते हुए ईपो माकानाउची के एक एक हमले को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईपो उसे अपने करीब पाने के बावजूद भी अचानक से दोबारा से अपने पीछे पाता है। ईपो भी हैरानगी से सोचने लगता है कि कब और कैसे वो मेरे पीछे आ गया, अनजाने में कौन ही जाने।
सायकी भी अपने मन में दोबारा से बोलता है, चलो किसी को तो पता है कि मजा किसे कहते हैं। ईपो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने आप को संभालते हुए जूजू दोबारा से उस पर टूटने को इजार होता है कि बेल बजती है और राउंड 1 यहाँ पे खत्म होता है। और राउंड 1 का विनर कोई और नहीं बल्कि सायकी होता है। सायकी यहाँ पे अपने कॉर्नर मैन से कहता है, ईपो यहाँ तक मेरे कुछ स्पीड वाले मूव को महसूस कर पा रहा था, तो जिस वजह से सेकंड राउंड में मैं उसकी आंखों से ही गायब हो जाऊंगा। दूसरी ओर ईपो अपने चीफ से बोलता है कि मैं तो उसे छू भी नहीं पा रहा और ना जाने में वो कोने से भी मेरी आंखों से गायब हो गया था। इस बार चीफ ईपो से बोलता है कि दोबारा से पहले की तरह ही उसे कॉर्नर में करने की कोशिश करो, लेकिन हाँ इस बार सामने से हमला करने के बजाय नीचे से और गहराइयों से हमला करो। अगर तुम्हारा एक पंच भी उसकी बॉडी पे लग गया तो उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, फिर ज्यादा से ज्यादा उसकी बॉडी पे टारगेट करो। ताकामुरा ये सब कुछ देखते हुए कहता है, हाँ अगर मैं ईपो की जगह होता अब तक तो मैं ये मैच जीत भी चुका होता। और वो दांते से सहमत होकर कहता है, मुझे तुम पे काफी अफसोस हो रहा है बुड्ढे कि तू बुड्ढा हो रहा है, इसी वजह से तो तुम्हें भी उसे छूने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसी के साथ राउंड 2 की यहाँ पे शुरुआत होती है। ईपो उसे टेस्ट करने के लिए जो ही अपना पहला पंच थ्रो करता है वो उसे मामूली सा डॉज करके पीछे हटता है। ईपो माकानाउची उसका फोकस को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है कि मेरे पंच को डॉज करते दौरान वो सब इतना ही पीछे हटता है कि यहाँ तक वो मेरे सेकंड पंच की भी रेंज से दूर होता है। जितने में मैं एक कदम लेता हूँ उतने में वो जैसे कि 4-5 कदम ले चुका हो। ईपो उसे दोबारा से कॉर्नर करते हुए लेफ्ट पंचेस का ज्यादा इस्तेमाल करता है ताकि सायकी थोड़ा सा मुड़ के राइट की तरफ आ जाए। दाते इस पर बोलता है, ईपो का एक्सपीरियंस वाकई में काफी ज्यादा हो चुका है। और जब ईपो उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है ईपो तुरंत से अपने राइट पंच को इसके खिलाफ आजमाता है, मगर ईपो ये भूल गया होता है कि यहाँ तक ये रस्सियां स्ट्रेच भी होती है। सायकी इसी रस्सियों की स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल करके अपने और इसके बीच में डिस्टेंस को बढ़ा देता है और इसी तरह वो यहाँ तक डॉज भी कर लेता है। ये सब कुछ करना वैसे एक सेकंड में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हाँ यार मेरे भाई लोगों, इसी तरह सायकी दोबारा से एक बार कोने से निकल लेता है, लेकिन पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि कोने से निकलते सारे वो ईपो को पंचेस मार के उल्टा कोने में घसीट लेता है। ईपो कोने से बाहर निकलने की कोशिश में होता है, लेकिन सायकी अपने स्पीड वाले पंचेस उसकी ओर बरसाने लगता है। सायकी अपनी स्पीड के कारण यहाँ पे फ्लिकरिंग जैब्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो माशिबा जैसे फाइटर से कई गुना ज्यादा तेज होते हैं। यहाँ तक देखते ही देखते उसके फ्लिकरिंग जैब्स आंखों से ही गायब होने लगते हैं। बस ईपो के मुंह पे एक एक पंच पड़ता चला जा रहा होता है। ईपो क्रॉस सामने लेते हुए फोना से भागते हुए बाहर निकलता है। अगर इस दौरान सायकी सामने आता तो सायकी को पंच पड़ जाना था, लेकिन इतने सारे पंचेस की वजह से ईपो का मुंह काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। यहाँ तक उसकी एक आंख भी बंद पड़ गई होती है। ये देख के सभी लोगों को ईपो की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। अब ईपो की एक आंख खराब होने की वजह से ईपो को ठीक तरीके से दिख रहा भी नहीं होता, जिस वजह से सायकी उसके राइट साइड से हमला कर होता है क्योंकि वहां से ईपो को दिख रहा नहीं होता। सायकी ईपो का काम तमाम करने को ही जा रहा होता है कि इसी बीच में बेल बजती है और ईपो की जान बच जाती है। चीफ उसे थर्ड राउंड स्टार्ट होने से पहले चीफ उसे याद दिलवा देता है, ईपो माकानाउची याद रखो कि तुम यहाँ पे आज क्यों आए हो। ईपो सिर्फ एक पंच की गेम है, तुम्हारा एक पंच उसको काफी स्लो डाउन कर सकता है। बस किसी भी तरीके से एक पंच को थ्रो करने की कोशिश करो और सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 4 राउंड बाकी है, तुम उसे एक ऐसा खतरनाक किस्म का पंच मारो जिससे उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। एक तरफ राउंड 3 की शुरुआत होती है और दूसरे ही सेकंड में ईपो फोना से सायकी पे टूट पड़ता है। सायकी यहाँ तक तैयार भी नहीं होता। इसके बावजूद भी सायकी अपनी स्पीड पे रिलाई करते हुए एक एक पंच को ईपो के दोबारा से डॉज कर लेता है। वो बचता जाता, वो बचता चला जाता है मेरे भाई लोगों। और इसी तरह वो यहाँ तक ईपो के एक बार फिर से राइट साइड पे चला जाता है जहाँ पे ईपो को दिख नहीं पाता, मगर इस बार पहले से इतना फर्क आता है कि ईपो उसके पैर की आवाज सुन पाता। लेकिन वो जैसे तैसे ईपो उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी करता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, तब तक ईपो के मुंह पे उसका पंच पड़ा होता है। इसके बाद वो लगातार ईपो पे एक से एक खतरनाक हमला करता जा रहा होता है और इतने खतरनाक हमलों की वजह से ईपो नॉकडाउन होने को ही जा रहा होता है कि ईपो अपने कदम जमा के रखता है कैसे ना कैसे करके। ईपो दोबारा से आगे बढ़ता है और वो एक पंच मारने की तलाश में होता है, मगर उल्टा एक पंच मारने के चक्करों में ईपो हजारों पंच अपने मुंह पे खा लेता है। ओमेजावा को भी ईपो माकानाउची की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और बस ईपो के जिस्म में अब इतनी हिम्मत नहीं बचती। सायकी जो उसका काम तमाम करने को ही जा रहा होता है कि ईपो का जिस्म सायकी के ऊपर गिरता है, जिस वजह से ईपो नॉकडाउन होने से बच जाता है और इसी तरह यहाँ पे राउंड भी खत्म होता है। चीफ ईपो
ईपो को बिठाने लगता ही है। वो ईपो से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम इस राउंड में खड़े रहे। ईपो आगे से बोलता है किस्मत अच्छी है? नहीं, बल्कि मेरी किस्मत तो लाजवाब है। वैसे तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं था, मगर मैं जूझू उसके ऊपर गिरा, मुझे एक चीज का एहसास तो हो ही गया। चीफ, मुझे लगता है मेरे ख्याल से मेरा पंच उसे अगले राउंड में जल्दी लग जाएगा। यूं ही थोड़ी देर में राउंड 4 की दोबारा से शुरुआत होती है। साइकी नोटिस करता है कि ईपो की टांगे अब काफी ज्यादा काम प्रिय है। ईपो की टांगे अब उसका साथ नहीं दे रही। वक्त आ गया है मेरे दोस्त ईपो कि इस मैच को खत्म किया जाए। यकीन करो, तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे काफी मजा आ रहा है। ये कहते हुए साइकी अपनी खतरनाक स्पीड पे रिलाई करते हुए ईपो के एकदम सामने आ जाता है और तुरंत से राइट लेके उसके मुंह पे एक डेडली किस्म का पंच मारता है। अगले ही लम्हे में वो जो ईपो की राइट साइड पे जा रहा होता है, जहाँ पे ईपो का दिख रहा नहीं होता कि अचानक से साइकी ईपो के पंच को अपने मुंह के काफी करीब पाता है। वो तो बस खुशकिस्मती से साइकी उसे डॉज कर लेता है। साइकी थोड़ा सा फिक्रमंद होता है और पीछे हटता है। आगे बढ़ के दोबारा से ईपो पे बाड़ी पड़ता है। साइकी सोचने लगता है, नहीं, शायद से ईपो की किस्मत अच्छी थी कि उसका पंच उस अच्छे मौके में हवा में था। ये कहते हुए साइकी दोबारा से अपने खतरनाक वाले पंचेस ईपो को मारता जाता है, पर ईपो अभी भी नॉकडाउन आता। वो अपने पैरों पे होता है, अपने कदम जमा के खड़ा होता है। साइकी भी सोचने लगता है एक लम्हे के लिए, क्या उसे दर्द भी हो रहा है? आखिर वो कैसे खड़ा है? क्या वाकई में इसका जुनून और जज्बा इस कदर मुझसे ज्यादा बड़ा है? क्या वाकई में इसका जुनून और जज्बा मेरी स्पीड से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है? उसकी आंखें बंद हो रही है, उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे, उसका जिस्म ढीला पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो बताओ, इसके बावजूद भी ये कैसे खड़ा है? अब तक ईपो ने मुझे एक पंच भी नहीं मारा और मैं तो लड़ लड़ के थक गया हूँ, लेकिन ये अभी तक खड़ा कैसे है? जो भी ईपो माकानाउची, तुम्हारी राइट साइड से तुम्हें दिख रहा नहीं है, तो मैं वहीं पे जाके तुम्हारा काम तमाम कर डालूंगा। और ये कहते हुए वो उसी पोजीशन में चला जाता है जहाँ पे ईपो को दिख रहा नहीं होता। ईपो माकानाउची को चाहे जरूर दिख रहा तो नहीं होता, लेकिन ईपो अपने आप को शांत करता है और अपने कानों से काम लेने लगता है। और वह सोचता है, जब आखिरी राउंड खत्म हुआ था, मैं गिनने को जा रहा था, मगर जो मैं अपनी राइट साइड पे गिरा, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। तो मतलब वो मेरी पंच की दिशा में ही होता है। और अब इसी तरह ईपो को जब महसूस होता है कि कोई मेरे करीब आया है, उसी लम्हे में ईपो अपने फौरन से राइट मास्टर ब्लो को उसी दिशा में दे मारता है। एंड गेस व्हाट, ईपो का मास्टर ब्लो सीधा जाके उसके मुंह पे पड़ा होता है। चूंकि साइकी की स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई होती है, इसी मौके से फायदा उठाते हुए ईपो एक और मास्टर ब्लो उसके पेट पे दे मारता है और बस अपने 2 पंचे से ईपो उसे नॉकडाउन कर डालता है। ये देख के पूरी की पूरी ऑडियंस ईपो की वजह से हाइप पकड़ लेती है और देखने वाले बस देखते रह जाते, लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते। और अब दर्द को सहते हुए कैसे ना कैसे करके साइकी बस अपने पैरों पे खड़ा हो ही जाता है। साइकी अपने मन में कहता है, चाहे जरूर ईपो ने मुझे इस बार राइट साइड पे ढूंढ निकाला, लेकिन अगली बार मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें खुद को छूने नहीं दूंगा। और अब जूजू साइकी दोबारा से उसके राइट साइड से उस पे बाड़ी पड़ने की कोशिश करता है, जो कि बस साइकी बड़ी मुश्किलों से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद ईपो उसकी ओर बढ़ता है और उसे यूं अपने जहाज में फंसाता है कि जैसे कि वो लेफ्ट से हमला कर रहा है। साइकी जूजू लेफ्ट से हटता ही है कि ईपो तुरंत से राइट से हमला कर डालता है, जो कि बस बड़ी मुश्किलों से साइकी डॉज कर ही लेता है। ताकामुरा कहता है उसकी स्पीड स्लो हो गई है। इसी बीच दाते भी बोलता है, हाँ, क्योंकि ईपो ने उससे खतरनाक किस्म के पंचेस मारे हैं। जैसे जैसे साइकी स्लो होता जा रहा होता है, वैसे वैसे ईपो माकानाउची के पंचेस स्पीड पकड़ते चले जा रहे होते हैं। और कुछ तो अब बस उससे बड़ी करीबी से लग के गुजर रहे भी होते हैं कि अचानक से ईपो का खतरनाक किस्म का पंच साइकी अपने मुंह पे पाता है। साइकी की हेयर पूरे तरीके से खुल जाते हैं। उसके तुरंत बाद ईपो अपना राइट अपरकट उसके मुंह पे मारता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था, वो पंच इतना ज्यादा दमदार था, वो पंच इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि साइकी अपने होश खो बैठता है। और इसी तरह यहाँ तक ईपो माकानाउची को विनर भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ईपो अभी भी अपनी फाइटिंग पोज पे होता है। चीफ जाके उससे रिलैक्स करता है कि बैटल खत्म हो चुका है, ईपो अपनी पोज को गिरा दो, मगर ईपो गिराने से इनकार करता है। चीफ उसे समझाता है कि तुम जो दिखाना चाह रहे थे अपने चाहने वालों को, उन्होंने देख लिया और वो मानते भी है। ईपो यहाँ पे अपने चाहने वालों के लिए भी लड़ होता है, जैसे कि उसकी मदर और उमेजावा। ये सुनने के बाद ही ईपो अपने फाइटिंग स्टैंस को गिरा देता है। दूसरी सी में ईपो जूजू रेस्ट कर रहा होता है, वहाँ पे साइकी आता है। साइकी ईपो से पूछता है,
मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हें कैसे मालूम था? तुम्हें तो दिख रहा भी नहीं था राइट साइड पे। इतना तो मुझे भी मालूम है कि जहाँ पे लोगों को दिख रहा नहीं होता तो वो अपने पंचेस को हवा में चलाते हैं, वैसे फजूल में। मगर तुम्हारे पंचेस में रिदम थी। तुम्हें जैसे कि मालूम था कि मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ। ईपो उसे एक्सप्लेन करता है, वो तुम्हारी स्पीड और रिदम थी। तुम जहाँ से इतनी दूरी से सफर करना तय ही करते थे, मैं उतने में ही पंच मारता था। तुम्हारी स्पीड इतनी तेज होती थी कि मैंने जो पंच उठाया होता था तुम उतने दूर से डिस्टेंस ट्रेवल करके आते थे। तो इस बात का मुझे एहसास होता था जितने में मैं अपना हाथ उठाऊंगा उतने में तुम बड़े बड़े डिस्टेंस को ट्रेवल करके मेरे पास आओगे। अब फेदरवेट क्लास का 8 टूर्नामेंट के सेकंड मैच की शुरुआत होने को जा रही होती है और उधर वेटिंग एरिया से निकल के ईपो फोना से ये मैच देखने आता है। ताकामुरा ईपो से कहता है कि ये अलेक्जेंडर नाम का रशिया का बॉक्सर ये तुम्हारा अगला अपोनेंट है। अलेक्जेंडर का अपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसका नाम होता है सुजुकी एमेचर टूर्नामेंट से पहले 200 मैचेस लगातार जीतता चला आया है। मगर अलेक्जेंडर भी किसी से कम नहीं है। लोगों ने यहाँ तक उसे व्हाइट फैंग का भी नाम दिया हुआ है। इनकी फाइट की शुरुआत होती है जहाँ पे सबसे पहला वार कोई और नहीं बल्कि सुजुकी करता है, जो कि व्हाइट फैंग डॉज कर लेता है और उसके तुरंत बाद अलेक्जेंडर व्हाइट फैंग अपना खतरनाक किस्म का जैब उसके मुंह पे मारता है। दाते अलेक्जेंडर की दाद देते हुए कहता है, वाह, इसके जैब में पावर और स्पीड दोनों बराबर किया। सुजुकी अपने आप को संभालते हुए फौरन से एक खतरनाक किस्म का बॉडी ब्लो अलेक्जेंडर को दे मारता है। ईपो सुजुकी के पंच की दाद देता है कि काफी पावरफुल ब्लो था। तो दाते आगे से कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन ईपो उसके कॉर्नर मैन को तो देखो। यहाँ पे अलेक्जेंडर को इतना पावरफुल पंच पड़ा है मगर इसके बावजूद भी उसके कॉर्नर मैन को जरा भी चिंता तक नहीं है। देखते देखते दोनों के पंचेस अब एक साथ एक दूसरे को लगते हैं। हिरांगी की तो बात ही होती है, अलेक्जेंडर अब तक दूर रेंज से लड़ा होता है, अब वो ऐसी पोज लेता है जो कि सबको हैरान कर डालता है। हमें मालूम पड़ता है अलेक्जेंडर लॉन्ग रेंज का तो फाइटर है ही नहीं बल्कि क्लोज रेंज में लड़ता है। तो हाँ यार, अलेक्जेंडर उसके करीब बढ़ते हुए उसके डिफेंस पे काफी ज्यादा मार के उसके डिफेंस को तोड़ डालता है। तभी ऐसे पंचेस बरसाने लगता है जैसे कि वो उसका पंचिंग बैग हो। और यहाँ तक सुजुकी के बेहोश भी हो जाने के बावजूद भी, रेफरी के रोकने के बावजूद भी अलेक्जेंडर अपने पंचेस ना रोकता और उससे मारता चला जाता। सुजुकी की कॉर्नर मैन को काफी टेंशन होती है, वो फौरन से टॉवल फेंकता है, मतलब कि हार मान ली। पर इसके बावजूद भी, इस सब के बावजूद भी अलेक्जेंडर यहाँ पे रुकने का नाम तक ना लेता। रेफरी उससे जबरदस्ती जाके पीछे से पकड़ता है। सुजुकी का कॉर्नर मैन आके फौरन से अपने बॉक्सर का जायजा लेने लगता है। उसका कॉर्नर मैन तभी गुस्से से अलेक्जेंडर की ओर देखता ही है कि तभी उसकी वहीं पे गीली हो जाती है। वो अलेक्जेंडर की कातलाना निगाहें बिल्कुल ऐसे ही पाता है जैसे कि एक व्हाइट वुल्फ की होती है। और तभी कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार, क्या आखिर अलेक्जेंडर को व्हाइट फैंग का निकनेम क्यों दिया गया है। ये प्रूव करता है कि अलेक्जेंडर दूर से भी लड़ सकता है और करीब से भी लड़ सकता है। यामादा डर के मारे कहने लगता है, जरा देखो तो सही, उसने इतनी स्पीड में मैच खत्म किया, यहाँ तक अलेक्जेंडर ने दाते का भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और ये शख्स अगला ईपो का अपोनेंट है। मगर जीतने के बावजूद भी ईपो उसके चेहरे पे खुशी देखने के बजाय नाराजगी देखता है, जैसे वो अंदर से टूटा हुआ है। ईपो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दुख पाता है और वो अपने मन में कहता है कि जैसे कि वो एक जख्मी भेड़िया। और ईपो अपने मन में कहता है, और यही खूनख्वार जख्मी भेड़िया मेरा अगला अपोनेंट है। तभी यहाँ पे क्लास शिफ्ट होती है और किमुरा की बारी आती है। किमुरा अच्छा लड़ता है और एकदम अपनी विक्ट्री को जीत लेता है। हालांकि आओकी अपने मैच में काफी ज्यादा मार खाता है, पर इसके बावजूद भी वो यहाँ पे गिरने का नाम तक ना लेता। उसके दिमाग में यही होता है कि ईपो और किमुरा ने तो अपनी विक्ट्री हासिल कर लिया, तो मैं कैसे हार सकता हूँ। और अपने जुनून और जज्बे से उबरते हुए वो भी कैसे ना कैसे करके अपनी विक्ट्री हासिल कर ही लेता है। तो इसी में ये सारे लोग अपने घरों को जाने लगते हैं। चीफ कहता है कि आज पहला दिन था, अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं, क्योंकि ये टूर्नामेंट की तो सिर्फ शुरुआत है। यहीं पे ताकामुरा बोलता है कि चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं, तुम सारे के सारे लोग आज जीत गए। तो इसी में हम उन सबको कराओके में सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। रात देर तक सेलिब्रेट करने के बाद ताकामुरा कहता है कि बाकी सेलिब्रेशन हम लोग मेरे घर में करेंगे। और साथ ही वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के पंचेस के बारे में रिव्यू भी देंगे। यामादा इस पर कहता है, वैसे ईपो के तो सारे पंचेस काफी ज्यादा दमदार है। तो तभी ईपो इन सबसे कहता है, वैसे मैं एक नए पंच पे काम कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो ने अपना नया पंच दिखाने लगता है, जहाँ पे वो अपने पैर की नी से लेके अपने पूरे शोल्डर तक पूरे के पूरे जिस्म को क्लॉकवाइज घुमा रहा होता है, जिसके कारण एक खतरनाक किस्म का मोमेंटम कैरी आउट होता है। पर इसी बीच में उसका गलती से पंच वेंडिंग मशीन पे लगता है। ये देख के सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। जिन समय यामादा बस अपने घर को वापस लौट के जाने लगता है, क्योंकि वो अभी भी मिडिल
स्कूल में होता है। जाते जाते वो सारे के सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है कि मैंने आज तक कभी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमा ही नहीं, तुम लोग मेरे पहले दोस्त हो। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। आओकी बोलता है कितना अजीब है, उसने कहा इन सब चीजों के लिए शुक्रिया। इसी बात पर ताकामुरा बोलता है वैसे इसके पीछे एक अच्छी खासी वजह है। वैसे चीफ ने तो मुझे मना किया था कि फिलहाल मैं तुम लोगों को ये बात ना ही बताऊं तो अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त आ ही गया कि मैं तुम सबको बता ही दूं। कहानी यामादा के घर पे जाती है जहाँ पे उसकी मदर उससे कहती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इन सूरत हाल की वजह से हमें दोबारा से टाउन छोड़ के जाना पड़ रहा है और मैंने तुम्हें कभी भी किसी टाउन में इतना ज्यादा खुश नहीं देखा। ऊपर से तुम्हें कामोगावा जिम को भी छोड़ना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी मदर रोने लगती है, मगर यामादा उसे दिलासा देते हुए कहता है मदर मैंने वाकई में उनसे काफी कुछ सीखा है, जिस वजह से अब चाहे हम जहाँ मर्जी चले जाएं मैं कभी खफा नहीं होऊंगा। उन्होंने मुझे असली मर्द बनने का मतलब सिखाया है। दूसरी सी में यामादा के बारे में ताकामुरा भी ईपो को बता ही देता है कि वो टाउन छोड़ के जा रहा है। ये सुन के ईपो काफी ज्यादा खफा होता है तो किमुरा के कहने पे ताकामुरा कहता है ठीक है फिर हम उसे सेंड ऑफ पार्टी देंगे। यूं ही हमें अगले दिन के बारे में दिखाया जाता है और आज यामादा का आखिरी दिन होता है जहाँ पे वो ताकामुरा और गैंग के बाकी मेंबर से मिलता है। ताकामुरा उससे कहता है आज हम तुम्हें सेंड ऑफ पार्टी देंगे, जिसका मतलब है तुम हम सबसे बारी बारी स्पार करोगे सिवाय ईपो के। ईपो काफी ज्यादा जख्मी है। किमुरा यहाँ पे कहता भी है कराटे में भी यही रूल होता है, जब कोई बंदा छोड़ के जाता है उसकी अच्छी मेमोरीज के लिए सारे लोग उससे लड़ते हैं। जो सुन के यामादा काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा। वो खुद को यहाँ पे सबसे पहले ताकामुरा के खिलाफ पाता है। ताकामुरा से कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ये चीज कभी भूलने ही नहीं दूंगा। हम देख पाते हैं ताकामुरा बारी बारी करके सबसे पिट रहा होता है, लेकिन याद रखो वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका होता है। यहाँ तक वो किमुरा के कुछ हमलों को भी डॉज करता है। उसे यू स्ट्रॉन्ग होता देख के ईपो को वो पल याद आता है जहाँ पे ईपो उसे हर रोज अपने साथ ट्रेनिंग देता होता है। यहाँ पे यामादा ने किमुरा से अच्छे खासे पंचेस खाए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पे गिरने का नाम तक ना लेता, क्योंकि यामादा के दिमाग में यही होता है कि ईपो ने उसे काफी मेहनत से सिखाया है। और जैसे कि ईपो इतनी मार खाने के बावजूद भी हमेशा अपने कदम जमा के खड़ा रहता है, तो यहाँ पे यामादा भी यही करने की कोशिश कर रहा होता है। इसका जुनून और जज्बा देख के ईपो की आंखों में हल्का हल्का पानी आने लगता है। ईपो को वो पल याद आता है जहाँ पे यामादा उसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है कि लोग मुझे काफी ज्यादा बुली करते हैं। और अब ईपो अपने मन में कह रहा होता है जरा देखो तो सही यामादा कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। यहाँ तक वो किमुरा जैसे पावरफुल बॉक्सर के भी खिलाफ जा सक रहा है, मगर थोड़ी देर में किमुरा उसे आसानी से नॉकडाउन कर डालता है। यहाँ पे किमुरा कहता भी है कि पहले तो तुम मुझे छू भी नहीं सकता था, अब देखो तो सही तुमने कितना इम्प्रूव किया। आओकी और ताकामुरा भी कहता है पहले हम उसे मुख्तलिफ नामों से बुलाते थे जैसे कि कीड़ा गया गुजरा, पर अब देखो तो सही काफी कम वक्त में कितना पावरफुल हो गया ये। ताकामुरा इवन के ये भी कहता है कि तुम्हारे पास बॉक्सिंग का टैलेंट है, तुम थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हो और काफी जल्दी पावरफुल हो जाते हो, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने ईपो के साथ उतनी हार्ड ट्रेनिंग किया जितना कि ईपो करता है। इतना सब कुछ देख के ईपो भी अब पीछे ना रहता, वो जख्मी हालत में भी अपने ग्लव्स पहन लेता है, क्योंकि ईपो कहने लगता है यामादा मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इतनी जल्दी भूल जाए। मैं उसे इतना जोर से पंच मारूंगा कि वो अपनी सारी जिंदगी याद रखेगा। ईपो उससे वार्न करता है कि मैं तुमसे अपनी फुल पावर में लड़ूंगा, जो देख के ताकामुरा, आओकी, किमुरा तीनों की तीनों उसके कॉर्नर मैन बनते हैं। यहाँ तक आओकी कहता है कि साइकी ने उसके पेट पे काफी ज्यादा मारा हुआ है, तो उसके पेट पे तो मारो और वो जल्दी घुटनों पे बैठ जाएगा। इवन के ताकामुरा उससे बोलता है चाहे अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम उसका कत्ल भी कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये बोलेंगे कि ईपो का हादसा हुआ और वो मर गया। यामादा भी अपने मन में सोचता है ये मेरे सेंपाई के खिलाफ मेरा आखिरी स्पारिंग मैच है और मैं इसे वो सब कुछ दिखाऊंगा जो कि मेरे सेंपाई ईपो ने मुझे सिखाया है। राउंड की शुरुआत होती है, ईपो अपनी फुल स्पीड से उसकी ओर बढ़ते हुए एक खतरनाक किस्म का पंच उस पर थ्रो करता है। यामादा भी ईपो के खिलाफ जैब्स वगैरह का इस्तेमाल करता है, लेकिन ईपो उन सब के सब को काफी इजीली डॉज कर लेता है, जो देख के ताकामुरा, आओकी, किमुरा सोचने लगता है ईपो के जिस्म में इतना ज्यादा दर्द है कि वो ठीक तरीके से चल भी नहीं सकता, लेकिन वो इसके लिए स्पारिंग कर रहा है। ईपो वाकई में अपने जूनियर्स को काफी ज्यादा पसंद करता है जिन्हें वो ट्रेनिंग देता है। किमुरा यहाँ पे यामादा को चेयरिंग कर रहा होता है और वो साथ ही उसे समझा रहा होता है कि साथ साथ सीखते भी जाओ। अब ईपो उसके हमले को डॉज करते हुए अपने पैर की नी से घूमते हुए अपने शोल्डर तक घूमता है। ये देख के यामादा अपने मन में कहता है कि ये तो ईपो
ईपो सेंपाई का नया मूव है। यूं ही ईपो अपने खतरनाक किस्म का पंच फौरन से उसके लिवर में दे मारता है। ईपो इस न्यू मूव के कारण हमेशा अपने अपोनेंट के लिवर पे टारगेट करता है। इसी पंच के कारण यहाँ तक यामादा नॉकडाउन हो जाता है। ताकामुरा की गैंग के चेहरे पे एक खुशी सी होती है। जिन सब के बाद जिम में अब यामादा शावर ले रहा होता है, जहाँ पे वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे हाथ रखते हुए कहता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये वाला ताकामुरा की तरफ से था, ये वाला ईपो की तरफ से था, ये वाला किमुरा की तरफ से, और ये वाला आओकी की तरफ से। और आखिरकार यामादा अपने आंसू में बहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा याद आएगी। वो रोते हुए कहता है कि मैं इसे कभी बुला नहीं पाऊंगा, कभी भी नहीं। इन सब के बाद यामादा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते सबको हाथ हिलाते हुए जाता है। ईपो उसे बस जाते हुए देख रहा था और वो अपने मन में काफी दुख भरे और खुशी अंदाज से कहता है कि यामादा बॉक्सिंग खेलते रहना, अगर तुम ऐसा करते रहोगे हम रिंग में जरूर मिलेंगे। अब चूंकि ईपो माकानाउची ने ये बात यामादा के बारे में किया है, तो तुम लोग इसे 100 साल तक याद रखना, और जब सही वक्त आएगा तो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। तो मैं चाहूंगा उस वक्त तुम लोग ये याद रखना कि मैंने ये सब कुछ कौन सी एपिसोड में कहा था। हम अगले दिन देखते हैं ईपो और सारे लोग अपनी ट्रेनिंग में वापस लौट के चले गए होते हैं। ट्रेनिंग करते करते आओकी किमुरा की तो बेख निकल जाती है, लेकिन ईपो अभी भी राउंड 10 के लिए तैयार होता है। ये देख के वो दोनों कहने लगते हैं, क्या ईपो इंसान भी है? ये तो एक मॉन्स्टर जैसा है। तो किमुरा को यहाँ पे याद आता है, वैसे हम बात भी किसकी कर रहे हैं, ईपो के रिकॉर्ड्स को देखो। ईपो आज तक कभी अपना एक मैच भी नहीं हारा। दिन ब दिन ये मुझे ताकामुरा जैसे दिखने लगा है। किमुरा आओकी अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये हम कभी कहेंगे, लेकिन ईपो हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो आओकी भी कहता है, आज तो मैंने ये कह दिया, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये दोबारा कभी कहूंगा ही नहीं। देखो ताकामुरा तो स्ट्रॉन्ग पैदा हुआ है, उसके पास तो टैलेंट है, मगर जो ईपो है दूसरी ओर ईपो ने अपने आप को मेहनत से बनाया है, तो हम भी ईपो की तरह मेहनत करके बना सकते हैं अपने आप को। आओकी किमुरा कहने लगते हैं, सिर्फ 2 ही मैचेस रहते हैं, अगर हम 2 लगातार जीते तो हम चैंपियन बन जाएंगे। और अब यहाँ पे ईपो महसूस कर पाता है कि जल्दी उसका मुकाबला अलेक्जेंडर के साथ होने को जा रहा है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।